Okay, hello everybody. We'll start with one shot revision lecture on metallurgy. ठीक है, this is your chapter number 8. ठीक है, इस वीडियो में पूरा मेटलर्जी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करने वाले। बेसिकली दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी बिग चैप्टर, बहुत लेंथी चैप्टर है, तो पूरा चैप्टर कवर करना अभी पॉसिबल नहीं है। इन दिस वन शॉट रिविजन लेक्चर वी विल बी ओनली कवरिंग द important questions which can be like asked in your board exams, which can be asked नहीं, which will be asked in your board exams. ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसी टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम आने वाले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कैन यू टेल मी द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर? मैंने आपको लेक्चर बताया रहेगा ना, वेटेज कितना है इस चैप्टर का? 6 मार्क्स। यस, सो द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इन बोर्ड एग्जाम इज टोटल 6 मार्क्स। सो 6 मार्क्स आप लोग सिक्योर कर सकते हैं बाय दिस चैप्टर। दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पार्ट का ये चैप्टर फ्रॉम साइंस 1। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। ठीक है, सो मेटलर्जी इज नथिंग बट अ प्रोसेस। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मेटलर्जी क्या होता है। ठीक है, लेक्चर थोड़ा फास्ट रहेगा, आपको ऑलरेडी क्लास में हुआ है। ठीक है, ये वन शॉट लेक्चर है, थोड़ा फास्ट रहेगा। ठीक है, तो बस ध्यान देते रहो, समझेगा आपको। ठीक है, सो दिस मेटलर्जी इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली प्रोसेस। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये क्या होता है? ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है, अब ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये अपने अर्थ के कोर के ऊपर से मिलता है। बट ये मेटल्स हमारे अर्थ के कोर के ऊपर आपको नेचुरली मिलता है क्या? नहीं, सिर्फ जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि गोल्ड, ये हमें प्योरेस्ट फॉर्म या फ्री स्टेट में मिलता है। बट बचे हुए जो भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को हमें एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ता है, और उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। समझेगा? मेटल्स आपको ऐसे चलते चलते किधर भी कोई मेटल अर्थ के ऊपर मिलेगा नहीं। मेटल्स कोई ना कोई ओर के फॉर्म में छुपे हुए रहेंगे। याद है ना आपको, ओर मिनरल्स। यस, सो मेटल्स हमेशा ओर या मिनरल्स के फॉर्म में छुपे हुए रहेंगे। उन मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड उस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। ठीक है, सो फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज मेटल। सो व्हाट आर मेटल्स? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो मेटल्स क्या होता है। मेटल मेटल्स क्या होता है? बेसिकली मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता रहेगा। What are metals which are good conductor of heat and electricity, which can show the property of malleability, which can be ductile, which can be sonorous. अरे yes or no? बोलो। lustrous भी बोल सकते हैं हम लोग। lustrous मतलब it has shine. malleable मतलब क्या होता है? malleable drawn into thin wires. ductility property भी होता है। ductility मतलब drawn into thin sheets. ठीक है, drawn into thin sheets. उसके बाद सोनोरस मतलब मेटल्स में से हमें रिंगिंग साउंड मिलेगा। बराबर, ये सब चीजें मेटल्स के पास होती है। और नॉन मेटल्स एकदम उसका उल्टा होता है। वो एक तो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट उसमें भी एक्सेप्शन है। याद है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन है। जो आपका पेज नंबर क्या है? फर्स्ट पेज क्या आपका? 93। सो इफ यू सी द पेज नंबर 93 यू कैन सी द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली सॉलिड में होते हैं, बट देयर इज एक्सेप्शन कॉल्ड एज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ऐसे आपके पास मेटल्स भी है, उनके प्रॉपर्टीज भी है, और उनके एक्सेप्शंस भी है। अभी इसको थोड़ा स्किप करते हैं हम लोग। आप टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज को रीड कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, सो मेटल्स जो होते हैं बेसिकली, मेटल्स 3 टाइप के होते हैं। मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स विद मॉडरेट रिएक्टिविटी, एंड मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी। अभी कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हाई रिएक्ट करते हैं, जैसे कि यू ऑल नो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सब ऐसे मेटल्स होते हैं ना, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था लेक्चर में, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, इनको आप अगर ओपन में भी रखोगे स्टिल दे विल कैच द फायर। इनको आप अगर पानी में डालोगे तो भी रिएक्ट करते हैं, बिकॉज ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी। इनको कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं होती। आप सोडियम को लाके यहाँ पे रख दो, ये बेंच पे आग लग जाएगी। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। इनको प्रिजर्व करने के लिए आपको पता है जो ये भी आता है, व्हाई द मेटल्स लाइक सोडियम आर केप्ट अंडर केरोसिन इन केमिस्ट्री लैब। ये गिव रीजन में क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, सो सोडियम को आप जब केरोसिन के अंदर रखोगे ना, तो ऑक्सीजन जाके ऑक्सीजन के साथ पेनिट्रेट नहीं होगा। सो केरोसिन के अंदर कभी ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं होगा, और ऑक्सीजन जब नहीं आएगा तो वो सोडियम के साथ रिएक्शन होगा ही नहीं। सो टू प्रिजर्व द सोडियम फ्रॉम बीइंग रिएक्टेड, वी कीप इट इन केरोसिन सो दैट द ऑक्सीजन विल नॉट पेनिट्रेट। एंड मुझे बताओ, आग लगाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। और आग बुझाने का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद है ना, आग लगाने का काम करता है ऑक्सीजन, और आग बुझाने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। बराबर, तो अगर आग लगना है तो उसके लिए ऑक्सीजन लगेगा, बट अगर ऑक्सीजन ही सोडियम के कांटेक्ट में नहीं आया तो हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं।
और ऑक्सीजन केरोसिन के अंदर पेनिट्रेट करेगा नहीं. सो टू प्रिजर्व द सोडियम मेटल वी विल कीप द सोडियम मेटल इन द केरोसिन. समझा? सो इन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स. क्या बोलते हैं इनको? हाईली रिएक्टिव मेटल्स. अब हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मॉडरेट रिएक्ट करते हैं. क्या करते हैं? मॉडरेट. मॉडरेट मतलब क्या? कंडीशन मिलने पे रिएक्ट करते, नहीं तो नहीं रिएक्ट करेंगे वो लोग. ठीक है, जैसे कि वी हैव आयरन, वी हैव जिंक, वी हैव लेड. सो ये सब ऐसे मेटल्स होते हैं जो कुछ कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं, मतलब मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं. और ये हमेशा तूफानी रिएक्शन दिखाते हैं, आग लगाएंगे, आग कुछ भी, मतलब खतरनाक रिएक्शन दिखाने वाले लोग कौन होते हैं? हाई रिएक्टिव. मतलब वो ज्यादा रिएक्शन दिखाएंगे. ये लोग उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, ये लोग आग वाग नहीं लगाएंगे, ये अपने नॉर्मल है. ये लोग थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाएंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ऐसे थोड़ा बहुत मॉडरेट रिएक्ट करेंगे. और ये आता है लीस्ट रिएक्टिव या लो रिएक्टिव. इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इनको आप ले लो. गोल्ड सिल्वर कभी भी किसके साथ रिएक्ट करता नहीं, इसलिए गोल्ड का प्राइस जो होता है वो महंगा होता है. बिकॉज ये ऐसे मेटल्स होते हैं, ये भी मेटल्स ही है, बट ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो किसके साथ जल्दी से रिएक्ट करते नहीं. सो द प्राइस फॉर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम बहुत महंगा होता है, बिकॉज ये मेटल्स बहुत सालों सालों तक खराब होते नहीं. और गोल्ड मेटल्स ये आपको ना अर्थ में प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है. ठीक है, आपको वो फ्री स्टेट में मिलता है. बस उसके उनको प्योर करने के लिए रिफाइनिंग करके एक प्रोसेस होता है. रिफाइनिंग करते आपको एकदम प्योर गोल्ड, चमकता हुआ गोल्ड मिल जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी? तो बोलो मेटल्स, अभी सब लोग आंसर करेंगे. ठीक है, मेटल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी. सो द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज हाईली रिएक्टिव मेटल्स. अच्छा, एक क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में. मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच उसके प्रॉपर्टीज याद करो यार. विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच आर मैलिएबल, विच आर डक्टाइल, विच आर सोनोरस. ठीक है, मेटल्स रिएक्ट करते कि नहीं करते? करते. तो बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. हाईली रिएक्टिव मतलब क्या? हमेशा तूफानी रिएक्शन दिखाएंगे लोग. कौन होते वो? बोलो बोलते रहो नहीं तो आपको समझेगा नहीं. ठीक है, बोलते रहो. ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं जो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं. मॉडरेटली कौन रिएक्ट करता है? आयरन, जिंक, लेड. और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करता, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी हो सामने तुम. हाँ, बट ये लोग को पिघलाने के लिए अपने पास एक सोल्यूशन भी एक्वारेजिया, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ये लोग को सिर्फ लाइन पे ला कौन सकता है? इनको लाइन पे लाने के लिए कौन है? एक्वारेजिया. ठीक है, जैसे आपको लाइन पे लाने के लिए कौन है? मैं. तुमको इनको लाइन पे लाने के लिए कौन है? एक्वारेजिया. ठीक है, समझा? बोलो सर, वीडियो चल रहा है तो तारीफ कर रहे खुद की आप, है ना? हाँ, लगे अब यही बोलेगा. ठीक है, चलो ध्यान दो इधर. अभी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, पहले चैप्टर को शॉर्ट में, पूरा चैप्टर को हम लोग ना पहले कवर करके ले रहे हैं, फिर आप चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद ना मेटल ओर. अच्छा, आप सबको पता है ना ओर क्या होता है? मिनरल ओर क्या होता है पता ना? व्हाट इज मिनरल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनरल? मिनरल ओर. ठीक है, आपको अगर कोई मिनरल प्रॉफिटेबल मिलता है तो उसको ओर बोलते हैं. आपको अगर कोई मिनरल प्रॉफिट के साथ मिलता है, प्रॉफिटेबली मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे. ठीक है, ओर. सो बोलो एल्यूमिनियम का ओर कौन? बॉक्साइट. बरोबर, याद आ रहा है कुछ? एल्यूमिनियम का ओर कौन? बॉक्साइट. ठीक है, अब ये बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट आपको मिलेगा, बट इस बॉक्साइट के अंदर कौन छुपा होता है? एल्यूमिनियम. बॉक्साइट आपको मिलेगा, दिस इज द ओर. मुझे बस आपको ओर समझना है. ओर क्या होता है? ओर मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 2 चीजें रहेगा. एक रहेगा आपका मेटल, जो मेटल आपको चाहिए, और एक रहेगा गैंग. क्या बोलते इसको? गैंग. क्या बोलते इसको? गैंग. गैंग का मतलब होता है इंप्यूरिटीज. बरोबर, गैंग का मतलब क्या होता है? इंप्यूरिटीज. अरे याद आ रहा है ना, गैंग मतलब क्या होता है? इंप्यूरिटीज. चलो, गैंग का मतलब होता है इंप्यूरिटीज. और मेटल कौन रहेगा यहाँ पे? एल्यूमिनियम. मेटल कौन रहेगा? बॉक्साइट के अंदर कौन रहेगा? बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम रहेगा. अभी आपने देखा था एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में, हमने देखा था बॉक्साइट के अंदर से बॉक्साइट को लाके हम लोग एल्यूमिनियम को कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर ही जाता है. ठीक है, बट याद रखो, मुझे अभी बस इतना बताना है और क्या होता है. सो अगर आप प्रॉफिट के साथ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसी को हम ओर बोलते हैं. ओर के अंदर बेसिकली 2 चीजें रहेगा. एक वो रहेगा जो हमें चाहिए, और एक वो रहेगा जो हमें नहीं चाहिए. कौन चाहिए हमें? मेटल चाहिए. और कौन नहीं चाहिए? गैंग नहीं चाहिए. गैंग मतलब इंप्यूरिटीज. गैंग मतलब
गैंग मतलब इम्प्यूरिटीज, गैंग मतलब कौन रहेगा, इम्प्यूरिटीज रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं ना, बेसिकली मेटलर्जी यूज करते हैं, मेटलर्जी के प्रोसेस को यूज करके इम्प्यूरिटीज को अलग कर देंगे और अपने मेटल को अलग कर देंगे, तो इसी को हम बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द प्रोसेस in which we are going to eliminate the impurities and we are going to extract our pure metal in the purest form and we will make the application of that metal. So extracting the impurities from the ore and getting our metal is called as metallurgy. समझा metallurgy होता क्या है, ठीक है। चलो, so concentration of ore अभी ore जो होता है ना, वो तीन टाइप में आपको मिलता है। कभी कभी ऐसे होगा मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। सो अभी आपको कोई ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है जो एकदम टॉप पे रहेगा, उसका अलग प्रोसेस है। अभी ऐसा कोई मेटल्स रहेगा जो मॉडरेटली रिएक्ट करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस अलग होता है। और जो मेटल्स बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस अलग होता है। तो बोलो, जो एकदम रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे आता है, टॉप पे कौन आता है टॉप पे? अभी मैंने बोला रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे कौन आता है, ये लोग आते हैं। इनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग रहेगा, इनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग रहेगा, इनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है। सबको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग अलग रहेगा, ठीक है। शॉर्ट में डिस्कस करते हैं किसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो जो टॉप में होता है, टॉप में कोई भी दो एग्जांपल जल्दी, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। तो ये लोग टॉप में आते हैं, ठीक है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। तो अल्यूमिनियम, सोडियम, ये कोई तो ओर के अंदर छुपे हुए रहेंगे, वो ओर को ढूंढ के लाना पड़ेगा और उस ओर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस। अभी इलेक्ट्रोलिसिस क्या आपको पता ही है, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस या ऑपोजिट आयंस एनोड और कैथोड को अट्रैक्ट होगा और हम मेटल्स को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो, जो मॉडरेटली रिएक्ट होते हैं, मॉडरेटली रिएक्ट में कौन आते हैं, कोई भी दो लोग, आयरन, जिंक। तो आयरन जिंक को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका दो मेथड्स है। एक होता है, अभी देखो, आयरन जिंक ये दो फॉर्म में आपको मिलेगा, एक तो आपको कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा या तो आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, कौन सा मेटल है जो दोनों फॉर्म में आपको मिलता है? लेक्चर में किसका एग्जांपल हमने लिखा था, जरा नोट्स देखो। सो विच एग्जांपल वी हैड टेकन ड्यूरिंग द लेक्चर, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर। सो कार्बोनेट ओर के साथ किया जाता है कैल्सिनेशन, सल्फाइड ओर के साथ किया जाता है रोस्टिंग। याद आ रहा है? तो बोलो, एग्जांपल में आपने क्या लिखा था, एग्जांपल में क्या लिखा था? कैसे क्या भूल गए सब लोग? ठीक है, याद है जिंक याद आ रहा है? अरे जिंक याद आ रहा है क्या? जिंक आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फेट, याद आ रहा है? सो अगर जिंक आपको कार्बोनेट के फॉर्म में मिला तो हम क्या करेंगे, उसको कैल्सिनेट करेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? कैल्सिनेशन हीट करना, स्ट्रांगली हीट करना इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। फिर से बताता है, ध्यान दो सब लोग। हम कम टाइम में सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको जिंक दोनों में मिलता है आपको, अगर कभी आपको जिंक कार्बोनेट में मिल गया, जिंक कौन से फॉर्म में मिल गया, कार्बोनेट में मिल गया, तो आपको उसको स्ट्रांगली हीट करना है। क्या करना है? स्ट्रांगली हीट करना है। बट हीट करते वक्त आप एयर बिल्कुल पास नहीं करोगे, ऑक्सीजन बहुत कम दोगे या ऑक्सीजन दोगे ही नहीं, ठीक है। चलो, कभी आपको जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। कैसे मिलेगा? जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। अगर आपको जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिला तो आप उसको बहुत ज्यादा हीट करोगे, बट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सो आप जब कोई भी मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे, उसको क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। और आप अगर कोई भी मेटल को हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। समझा? रोस्टिंग कैल्सिनेशन समझा? चलो, क्रॉस क्वेश्चन बोलो। अगर हम किसी मेटल को, मुझे बोलो पहले, सल्फाइड ओर में अगर कोई आया, मैं आपको याद रखने के लिए शॉर्टकट बता, सीसी। कार्बोनेट मतलब कैल्सिनेशन, सीसी याद रखना। क्या याद रखने का? सीसी। कार्बोनेट ओर मतलब कैल्सिनेशन और सल्फाइड मतलब रोस्टिंग, ठीक है। चलो, अभी आपको अगर कोई कार्बोनेट के फॉर्म में मेटल मिल गया तो आप क्या करोगे? कैल्सिनेशन मतलब क्या? उसको स्ट्रांगली हीट करोगे बट ऑक्सीजन एब्सेंस कर देंगे या कम कर देंगे। चलो, आपको अगर कोई मेटल सल्फाइड के फॉर्म में मिल गया, रोस्टिंग करोगे। क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे। रोस्टिंग बराबर। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली हीट करना बट ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझा क्या? ठीक है। उसके बाद भी
उसके बाद फिर हम ऑक्साइड ऑफ मेटल को लाएंगे, फिर उसको रिड्यूस करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर कौन रहेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट एजेंट कौन है अपने पास? कार्बन। कार्बन कार्बन को कोक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मेटलर्जी में, ठीक है। और बाय यूजिंग हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, फिर उस मेटल को हम क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे और उसका हमें उसका प्योरेस्ट मेटल मिलेगा। इसका पूरा केमिकल रिएक्शन मैंने आपको लेक्चर में लिख के दिया था, इन दोनों का केमिकल रिएक्शन इसे प्रॉपरली लिख के दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी जो लो रिएक्टिव में आता है ना, अच्छा लो में कौन आता है? गोल्ड, सिल्वर, ये जो लोग रहते हैं ना, इनके साथ भी बेसिकली इनके साथ बेसिक, ये तो वैसे भी आपको प्योरेस्ट फॉर्म मिल जाते हैं, इनके लिए बस रिफाइनिंग करना जरूरी है, इनके लिए बस रिफाइनिंग करते तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। बट समटाइम्स दे में भी ऑल्सो हिडन इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर। तो अगर ये लोग आपको सल्फाइड ओर में मिल गए तो आप क्या करोगे? रोस्टिंग करोगे। रोस्टिंग करते ही रिफाइनिंग करो, आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। इधर ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा, इधर ज्यादा झंझट अपने को नहीं रहेगा इन द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। चलो क्विक रिवीजन, इनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बोलो। इलेक्ट्रोलिसिस बाय देयर मोल्टन ओर, इनके मोल्टन ओर से हाई करंट पास करके हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस, तब जाके इनको इनके ओर से अलग कर सकते हैं। चलो इनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, एक तो ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत चैप्टर लोग होते हैं, ये दो फॉर्म में छुपे हुए रहते हैं, एक तो कार्बोनेट के फॉर्म में छुपे हुए रहेंगे या तो सल्फाइड के फॉर्म में छुपे हुए रहेंगे। अगर ये चैप्टर लोग कार्बोनेट के फॉर्म में छुपे हुए रहेंगे तो क्या करोगे? कैल्सिनेशन, मतलब उसको जबरदस्त हीट करने का बट ऑक्सीजन कम देने का। अगर ये लोग कार्बोनेट सल्फाइड के फॉर्म में छुपे हुए रहेंगे तो इनको स्ट्रॉन्ग हीट करने का बट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने का। उसके बाद क्या करोगे? फिर देखो, जैसे कि जिंक को आप अगर हीट करते हो फिर भी आपका काम नहीं होता, फिर वो आपको जिंक ऑक्साइड देगा। फिर जिंक ऑक्साइड के अंदर फिर आप कार्बन ऐड कर दोगे, कार्बन ऐड करते फिर आपको क्या मिलेगा? जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और आपको जिंक का प्योर मेटल मिल जाएगा। इसको बोलते हमने क्या किया? रिड्यूस किया। सो कार्बन एक्ट्स एज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इनका क्या सीन है रे? लो रिएक्टिविटी जो आते हैं, लो रिएक्टिविटी में उनका क्या सीन है? वो वैसे भी आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगा बट उनको रिफाइनिंग करना पड़ता है। बस कभी कभी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा? सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिले तो रोस्टिंग। बस समझा सबको कैसे एक्सट्रैक्ट करने का? चलो उसके बाद फिर अपने चैप्टर में आता है मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। हाँ, ये सब मेथड्स है अपने पास, कुछ ग्रेविटेशन बेस्ड मेथड्स है, कुछ हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड्स है। याद आ रहा है? विल्फले टेबल मेथड, जिसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन फोर्स। विल्फले टेबल मेथड याद है सबको? सो विल्फले टेबल मेथड, ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, ये सेपरेशन कैसे होता है ना, एक छोटे से प्रिंसिपल के ऊपर होता है। एक छोटे से प्रिंसिपल के ऊपर होता है। कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये सारे सेपरेशन काम करते हैं? मेटल्स जो है ना, मेटल्स वो लाइट पार्टिकल्स होते हैं कि हैवी पार्टिकल्स होते हैं? वेरी गुड, हैवी पार्टिकल्स होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं? हैवी पार्टिकल्स होते हैं। और मुझे बोलो नॉन मेटल्स या आपके जो गैंग रहेंगे, गैंग या इंप्यूरिटीज, बोलो गैंग को हम इंप्यूरिटीज के नाम पे बोलते हैं, ठीक है। गैंग या इंप्यूरिटीज, आईएमपी हो गया वो। गैंग या इंप्यूरिटीज जो रह गए उनका कंसेप्ट क्या है? उनका कंसेप्ट क्या है? दे आर द लाइटर पार्टिकल्स, दे आर द लाइटर पार्टिकल्स। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग इनको अलग करते हैं। बस यही प्रिंसिपल है। मेटल्स जो थे वो हैवी होते और गैंग जो थे वो लाइट होते। इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग अलग अलग करते हैं। इनका अभी इसमें ज्यादा डिटेल में जाएगा तो अपना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। अपना जो 1-1.5 घंटे का लेक्चर है वो 2 घंटे या 2.5 घंटे का भी लेक्चर बन सकता है अगर इसके ऊपर डिटेल में गए तो, ठीक है। तो आपका आई थिंक सो क्लास में ऑलरेडी हुआ है। इसके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या आ सकता है? इनके डायग्राम्स आ सकते हैं और इनका कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। बस इसमें थोड़ा डिफिकल्ट आपको जा सकता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में दो कंसेप्ट आपको बताना चाहिए, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हिटिंग, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डर। तो जिसको पानी से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। एंड हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको पानी से प्यार है। तो हाइड्रोफोबिक कौन होता है? ऑयल। और हाइड्रोफिलिक कौन होता है? ठीक है, वाटर। अब मुझे बोलो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हाइड्रोफोबिक क्या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रो। और गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके हम उनको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद फिर आता है कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के अलग अलग मेथड्स, ये मुझे लगता है ये मैंने स्लाइड ऐड किया आगे, तो हम आगे उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। अब हम क्या करते हैं? बात करते हैं कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है जानते, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करते थे कि मुझे लगा मूव होगा, ठीक है, बहुत मुश्किल है रे बाबा ये काम, ठीक है। एक्चुअली हम जब लैपटॉप बना था तो वो एकदम अलग रहता, और जब यहाँ पे आता तो उसका रूप ही बदल जाता है इधर, ठीक है। तो वो ठीक है, छोड़ो। मेटलर्जी, अभी हमने पूरा चैप्टर को शॉर्ट में डिस्कस किया मेटलर्जी क्या होता है, बरोबर। बट हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि मेटलर्जी के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स है, मेटलर्जी के अंदर ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हम वो टॉपिक्स देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आएगा। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये क्वेश्चन आएगा, आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द रिएक्शन। मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, और मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। आयनिक बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, याद है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड याद है ना सबको, ठीक है। आएगा आयनिक बॉन्ड, आपका फेवरेट टॉपिक है वो। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज आएगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यस। मार्क माय वर्ड्स, एक तो आपको आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। बट आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर तो 101% क्वेश्चन आना ही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये टॉपिक है बट अभी के लिए इसको स्किप कर देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। चाहे तो एक अलग सेशन हम फिर से इसके ऊपर कंडक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के ऊपर। फिर प्रिवेंशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, मेटलर्जी क्या होता है, गैंग क्या होता है, और क्या होता है, उनका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा, मैंने बेसिकली आपका पीवाईक्यू देखा, पीवाईक्यू देखने के बाद मुझे जो टॉपिक्स ज्यादा पूछ, अभी देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स नहीं भी है, ठीक है। मुझे जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा फॉर द एग्जाम 2026, सो आपके एग्जाम के लिए मुझे जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा वो टॉपिक्स के ऊपर हम अभी डिस्कशन करने वाले, पूरा चैप्टर के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले, ठीक है। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसको थोड़ा जल्दी माइंड अप कर लेंगे। बोलो, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स आर मैलिएबल। अच्छा, उससे पहला पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होगा। मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली सॉलिड में होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सेप्ट यस मर्क्यूरी, ठीक है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ठीक है। आपको एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मेटल्स जो मोस्टली सॉलिड में होंगे, ठीक है। उसका तो मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब क्या है, दे कैन बी हैमर्ड और दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स को आप ऐसे मार मार के ऐसे शीट के फॉर्म में ला सकते हो। नॉन मेटल को कर सकते क्या, अगर मैंने आपको बोला ये बेंच को ऐसे मार के शीट की फॉर्म में लाओ, बेंच को शीट की फॉर्म में ला सकते क्या, वो ब्रिटलनेस दिखाएगा, वो पाउडर बन जाएगा। आप अगर इस बेंच को मारते जाओगे हैमर से, उसके पास प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस का, सो इट विल बिकम ब्रिटल। अच्छा, मैंने आपको एक कांच का टुकड़ा दिया और मैंने आपको बोला ये कांच के टुकड़े को आप एक थिन शीट जैसे लाओ, बरा होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज उनके पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके पास ब्रिटलनेस का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। सो मेटल्स जो होते हैं उनको हम थिन शीट्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अपने घर के अंदर जो भी ये वायर्स होते हैं उसके अंदर एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर होता है, सो एल्यूमिनियम कॉपर एक मेटल है, उनको हम लोग ऐसे वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद दे आर लस्टर का मतलब क्या होता है, उनके पास एक शाइन होती है, ठीक है। मेटल्स शो सम शाइन एंड नॉन मेटल्स, कभी बेंच आपको शाइन करते दिखाई देगा क्या, नहीं। अच्छा, बेंच के ऊपर अगर मैंने एक कॉपर रख दिया तो वो आपको शाइन करते हुए दिख जाएगा, उसके ऊपर अगर लाइट गिरा तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करेंगे, नॉन मेटल्स कभी शाइन नहीं करेंगे, दे आर नॉन लस्टरस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। मेटल्स शो कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब वी कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी और हीट, फ्रॉम द मेटल्स, दे विल पास ऑन। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है, हमेशा ज्यादा होता है। दे हैव द प्रॉपर्टी कॉल्ड सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या, देख उनमें से हमें क्या मिलेगा, उनको अगर हम ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो हमें ऐसे रिंगिंग साउंड सुनाई देगा मेटल्स में से। आप अगर किसी नॉन मेटल को स्ट्राइक करोगे तो आपको कुछ अलग साउंड सुनाई देगा, ठीक है। चलो, उसके बाद हार्डनेस, जैसे मैंने बोला दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, व्हाई, बिकॉज दे आर हार्ड, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। समझा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब इसका एकदम उल्टा करने का आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बोलो, नॉन मेटल्स क्या रहेंगे, नॉन मैलिएबल, क्या रहेंगे, नॉन, सिर्फ नॉन लगा देगा, नॉन मैलिएबल मतलब दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल मींस दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दे आर नॉन लस्टरस, दे कैन नॉट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव
low melting point and boiling point. They are non sonorous and they are basically soft. Non metals कैसे रहेंगे? Soft, except डायमंड. यस, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट या दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एक नॉन मेटल है वो है डायमंड. बट जो कि एक नॉन मेटल है, वो है सबसे हार्ड बट है वो नॉन मेटल. दैट इज एक्सेप्शन इन नॉन मेटल. समझेगा सबको? ये पूरा आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 दिया हुआ है. एक कर लो, एक्सेप्शन कर लो, एक्सेप्शन कर लो. ठीक है, एक्सेप्शन कर लो, एक्सेप्शन कर लो. ठीक है, कर लोगे ना? चलो, आपको एक क्वेश्चन पूछता फिर एक्सेप्शन के ऊपर, मुझे आंसर करो. एक्सेप्शन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछता, मुझे आंसर करो. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, सॉलिड में कौन होता है? सॉलिड में सॉलिड मेटल्स आर ऑलवेज सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी. ठीक है, और एक कौन सा एग्जांपल था? यस. और दूसरा प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा एग्जांपल था? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कौन था? हार्डनेस का मैंने बोल दिया. मेटल्स जो थे वो हमेशा हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम. याद आ रहा है? सोडियम. सोडियम एक ऐसा मेटल है ना जिसको आप ऐसे केक जैसे कट कर सकते हो. सोडियम खुद एक मेटल है. सोडियम क्या है? सोडियम खुद एक मेटल है, बट आप उसको ऐसे केक जैसे कट कर सकते हो. ठीक है, हमने क्या सिखाया? हमने क्या सिखाया? मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. सोडियम भी तो मेटल है बट उसको कट कर रहे हैं अपन, तो वो एक्सेप्शन हो गया. क्या हो गया? एक हाथ कोई एक्सेप्शन रहते जो फॉलो नहीं करते. ठीक है, चलो. उसके बाद प्रॉपर्टीज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सबसे सिंपल याद रखो यार, मैंने आपको यार फॉर्मूला के ऊपर लिख के देता. सबसे फॉर्मूला के ऊपर लिख के देता. दुनिया का कोई भी मेटल, अभी उधर मत देखो, ये भी इधर ध्यान दो. दुनिया का कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ. किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड. क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड. क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड. जैसे कि आप अगर सोडियम लोगे, सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा Na2O. क्या बनेगा? Na2O. इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड. क्या बोलते हैं? सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, समझा गया सबको? चलो, ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था. ये जनरल फॉर्मूला है, ये दुनिया इसको फॉलो करती है. दुनिया में सब मेटल्स फॉलो करते हैं. दुनिया के सारे मेटल्स फॉलो करते हैं. दुनिया का कोई भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन आ गया तो क्या बनाएगा? वो मेटल ऑक्साइड. जैसे कि सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन आ गया तो क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, अब इधर ध्यान दो. ऑन एक्सपोजर टू एयर, सोडियम रेडिली कैचेस फायर. Therefore, to prevent accident in the laboratory or elsewhere, it is kept in kerosene. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है. सोडियम के साथ उसका दुश्मन आ गया. सोडियम के साथ उसका दुश्मन आ गया. सोडियम का दुश्मन कौन? ऑक्सीजन. बिकॉज वो जल्दी से फायर कैच करता है ना, तो उसको कौन नहीं चाहिए था? ऑक्सीजन नहीं चाहिए था, बट हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया उसके साथ, तो उसको दुश्मनी आ गया, तो ये जल्दी से आग पकड़ सकता है. तो ये आग को प्रिवेंट करने के लिए या आपके लैब को जलने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोडियम या सोडियम ऑक्साइड को आपको रखना पड़ेगा केरोसिन के अंदर. सोडियम को आप अगर केरोसिन के अंदर रखोगे तो उसके साथ ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट नहीं आएगा एंड सोडियम को आग नहीं लगेगा. ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो. ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल आर सोल्यूबल इन वाटर. सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कली. अच्छा, अभी आपको यहाँ पे क्या मिला? सोडियम ऑक्साइड मिला ना. चलो ध्यान दो, कंफ्यूजिंग है थोड़ा ही, बट ध्यान दो. सोडियम ऑक्साइड मिला ना. क्या मिला? सोडियम ऑक्साइड. सिर्फ अपने पास दो लोग ऐसे, सोडियम और मैग्नीशियम. सोडियम का ऑक्साइड या मैग्नीशियम के ऑक्साइड क्या है? Na2O. इसके अंदर अगर हमने वाटर ऐड कर दिया, तो बन जाएगा अल्कली. क्या बन जाएगा? अल्कली मतलब बेस जिसके अंदर पानी रहेगा. बेस के अंदर अगर पानी रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली. ठीक है, बेस. तो हमें क्या बना कर देगा? अल्कली. तो अगर आपने Na2O के अंदर H2 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा NaOH, जो कि एक अल्कली, जो कि क्या है? एक बेस है, समझे सबको? देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सोडियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये बैलेंस नहीं है, बट आपको बैलेंस करके एग्जाम में लिखना पड़ेगा. क्लियर एवरीबॉडी? चलो, इसको शॉर्ट में लिख लोगे क्या? आप बुक में मैं अभी 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं. कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज लिख लो, और कुछ क्वेश्चंस फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. चलो, डन एवरीबॉडी? बोलो. सो
पहला प्रॉपर्टी क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, दुनिया का कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ, अभी इधर मत देखो मेरी तरफ देखो, आंसर करो, दुनिया का कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि एग्जांपल भी याद रखना एग्जाम में, ये अपने टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स है, सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड, बैलेंसिंग वगैरह कर लेना, ठीक है। बट सिर्फ दो लोग अपने पास ऐसे हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स अगर वाटर के साथ जाएंगे तो बनाएगा अल्कली, और ये अल्कली क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, समझा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अभी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अभी दुनिया का कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड के साथ साथ बनेगा हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। याद रखना दुनिया का कोई भी मेटल, चलो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, दुनिया का कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बना के देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल, सोडियम एक मेटल है, वाटर H2O, सोडियम और वाटर जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ साथ हाइड्रोजन गैस। Calcium reacts with water slowly and less vigorously. The hydrogen gas released in this reaction collects on the surface of the metal in the form of bubbles, and then the metal floats on water. So यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन बबल्स के फॉर्म में कलेक्ट होगा और वो मेटल फ्लोट होना स्टार्ट होगा। Aluminium, iron, zinc do not react with cold or hot water but react with steam. Yes, याद रखना, MCQ में आएगा। अपने पास तीन मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, वाटर के दूसरे फॉर्म के साथ रिएक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टीम। स्टीम मतलब वाफ, अरे स्टीम मतलब वाफ, और वो भी तो H2 है, बट वो दैट H2 इज इन अनदर फॉर्म, दैट इज इन गैसियस फॉर्म। H2 जब गैसियस फॉर्म में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, स्टीम। क्या बोलते हैं, स्टीम। बोलो रे, कौन रिएक्ट करता स्टीम में, अल्यूमिनियम, सब लोग बोलने का, अल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है, ये तीन लोग, अल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, एमसीक्यू में आएगा। अल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये तीन लोग ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, स्टीम के साथ रिएक्ट करते। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम। स्टीम मतलब वाटर ही रहेगा बट वाटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। इसके हमने यहाँ पे क्या लिखा, H2 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, सिंबल G लिखा, क्या लिखा, G। G मतलब गैसियस स्टेट। चलो समझा, चिल्लाने नहीं है, माइक में थोड़ा ज्यादा आवाज आता है फिर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, समझे सबको। चलो क्विक रिवीजन, बोलो क्या सीखा हमने स्लाइड में। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो तुमको एक क्रॉस क्वेश्चन, अभी तुम लोग लेक्चर में कितना ध्यान दे रहे थे ना, मेरे को समझेगा। तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिला, हाइड्रोजन गैस सच्ची में हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, मुझे कंफर्म करना, आई वांट टू कंफर्म कि सच्ची में हाइड्रोजन है कि नहीं। तो अपने पास एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम क्या होता है, पॉप साउंड टेस्ट या हाइड्रोजन गैस टेस्ट, ठीक, कुछ भी बोलो, पॉप साउंड टेस्ट या हाइड्रोजन गैस टेस्ट। हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा ना तो उसके पास एक बर्निंग कैंडल को रख दो, इट इज गोइंग टू मेक अ पॉपिंग साउंड। अगर समझो पॉपिंग साउंड सुनाई दिया तो गैस कौन सा है, हाइड्रोजन। अगर आपको पॉपिंग साउंड सुनाई नहीं दिया तो गैस हाइड्रोजन। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए अपने पास एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, लाइम वाटर टेस्ट। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट, और हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पॉप साउंड टेस्ट या हाइड्रोजन गैस टेस्ट, ठीक है। अरे मुद्दा तो रहेगा अपना, हाँ, मेटल्स जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल, सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिर्फ तीन मेटल्स ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, अल्यूमिनियम, जिंक, अल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ओके चलो नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दुनिया का कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना के देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। याद रखेगा सबको, दुनिया का कोई भी मेटल दुनिया के कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अभी उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं, कोई भी एसिड नहीं बोल सकते हम लोग, नाइट्रिक एसिड एक एक्सेप्शन है उसमें, रुको बताता आपको। सो दुनिया का कोई भी मेटल कुछ एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बना के देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो बोलो मेरा एग्जांपल, अपने इसमें दिया है मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और HCl क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज एन एसिड।
सो व्हेन मेटल, इधर ध्यान दो प्लीज, इधर ध्यान दो, बाद में लिखो। मेटल जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट मिलेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऊपर की तरफ एरो मतलब गैस के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, सबसे सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन होगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से थोड़ा कम अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम से थोड़ा कम जिंक, जिंक से थोड़ा कम Fe। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछा है ऑब्जेक्टिव्स में। इसको अरेंज करो, इसके सीक्वेंस को अरेंज करो, एग्जाम में आता है। बोलो कैसे अरेंज करेंगे? मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, फिर अल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। याद रखना, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड, हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? दुनिया का मतलब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना करेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बट अपने पास एक एक्सेप्शन है। मेटल के साथ अगर एसिड के जगह पे HNO3 आ गया, कौन आ गया? HNO3। HNO3 का मतलब क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। कोई भी एसिड आने दे, कोई भी एसिड आने दे, यही काम होगा, काम यही होगा। बट सिर्फ अगर नाइट्रिक एसिड आ गया ना, गेम चेंज कर देगा। क्या कर देगा? गेम चेंज कर देगा। क्या गेम चेंज कर देगा वो? क्या गेम चेंज कर देगा? देखो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ साथ वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। समझा? सारे एसिड्स के लिए ये कंडीशन ट्रू है, बट नाइट्रिक एसिड के लिए ये वाला कंडीशन ट्रू है। नाइट्रिक एसिड के लिए ये वाला कंडीशन ट्रू है। समझा सबको? चलो बोलो, यहाँ पे क्या लिया रे हमने? एवरीबडी आंसर। यहाँ पे क्या लिया हमने? कॉपर। यहाँ पे कौन है? तो क्या मिलेगा हमें? सॉल्ट, कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे वाटर क्यों मिला? हमें हाइड्रोजन गैस मिलना चाहता ना, एज पर अपना जो स्टडी चल रहा है उसके हिसाब से हम हाइड्रोजन गैस मिलना चाहता। वाटर कहां से आया? वाटर आया बिकॉज HNO3 इटसेल्फ इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भर के होते, तो हाइड्रोजन बनेगा, बट हाइड्रोजन बनते हाइड्रोजन को चिपक जाएगा ऑक्सीजन और बन जाएगा वाटर। क्यों वाटर बना? बिकॉज HNO3 क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हम आते हैं एक्वारेजिया। चलो बोलो, व्हाट इज एक्वारेजिया? Aquaregia is a highly acidic and a highly corrosive concentrated acidic solution, और इसको बनाने के लिए हमें 3:1 प्रोपोर्शन लगेगा। 3:1 प्रोपोर्शन। थ्री पार्ट्स में आपको लेना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट में आपको लेना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेट, दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, वो भूल गए हम लोग। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अगर आप व्हाट इज 3:1? ये रेशियो होता है। अगर आप 3 ग्राम HCl ले रहे हो तो आपको 1 ग्राम HNO3 लेना है, ऐसे। अगर आप 10 ग्राम HCl ले रहे हो तो आपको 1 ग्राम HNO3 लेना है। अगर आप 1 kg HCl ले रहे हो, सॉरी, अगर आप 3 kg HCl ले रहे हो तो आपको 1 kg HNO3 लेना है। तो ऐसे प्रोपोर्शन में 3:1 के रेशियो में आप अगर मिक्स करोगे तो एक बहुत डेंजरस, बहुत हाईली कोरोसिव एक एसिड बनेगा जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। और ये एक्वारेजिया इतना कोरोसिव सब्सटेंस है जो गोल्ड को भी मेल्ट कर सकता है। सो गोल्ड को मेल्ट करने के लिए जो सॉल्यूशन यूज किया जाता है उसका नाम होता है एक्वारेजिया। याद रहेगा? चलो एक बार जल्दी से गो थ्रू करो, मैंने क्या क्या बोला, फिर रिवीजन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड। चलो ऑलमोस्ट अपना और 20-30 मिनट जाएगा, फिर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बस रिकॉल करो सो दैट वी कैन मूव अहेड फास्ट। बस एक 10 सेकंड रुकता जरा, मैं भी जरा रुकता सो दैट आप जल्दी से एक बार रीड कर लो। कितना टाइम हुआ इस पे? कितना टाइम दिख रहा है ऊपर? ओके 38, ठीक है। फिर भी अपन ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में कवर कर रहे हैं, बट मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, बस नोट करते जाओ तुम लोग। अपना ऑलरेडी लेक्चर हुआ है, रिवीजन लेक्चर है, ठीक है, इसके लिए अपन फास्ट जा रहे हैं। लेक्चर में ऐसे फास्ट जाते थे क्या अपन? कितना दिन लगा मेटलर्जी खत्म करने? 2 हफ्ते तो आराम से लगा था, पूरा PPT एक एक वर्ड पढ़ के एग्जांपल दे के, तो 2 हफ्ते किधर और 1 घंटा किधर, तो समझ के लो डिफरेंस है, ठीक है। नाउ दिस इज जस्ट द रिवीजन, सो फास्ट जा रहे हैं अपन, ठीक है। ये तो कुछ लोग बोलेंगे इतना जल्दी जल्दी सब किधर जा रहे हैं अपन। अच्छा कैमरा में ताकि हमें
ठीक है चलेगा। बहुत ठंड है, सबको खांसी है, चलेगा। मेरे को कौन सा खांसी हो गया पता नहीं, 3-4 दिन से जा ही नहीं रहा है। ठीक है चलो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ तू पानी पी ले भाई तू। ठीक है चलो इधर ध्यान दो, रिवीजन करते, चलो रिवीजन, चलो बोलो रिवीजन करते। ठीक है, मेटल मेटल अगर कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल अगर कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना के देगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट सिर्फ एक एसिड ऐसा है जो पूरा गेम चेंज कर देगा। मेटल के साथ अगर नाइट्रिक एसिड आ गया तो HNO3 आ गया तो सॉल्ट तो बनेगा, बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ साथ बनेगा वाटर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या बनेगा मेरा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। ठीक है चलो अब एक सोल्यूशन आता है कॉल्ड एज एक्वारेजिया। चलो इधर ध्यान दो, एक सोल्यूशन आता है कॉल्ड एज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? हाईली कोरोसिव and a very highly acidic, concentrated acidic solution which is made by mixing two acids HCl and nitric acid in a proportion of 3:1. So next, हाँ reaction of metals with salt and other metals. ठीक है, अगर अपने पास एक मेटल है, अगर अपने पास एक मेटल है, वो रिएक्ट कर रहा है एक मेटल सॉल्ट के साथ। किससे रिएक्ट कर रहा है? मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? अब ये मेटल्स और मेटल्स के बीच में कंपटीशन है। अब ये मेटल इसको डिस्प्लेस करेगा कि नहीं, वो पता करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पता होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ ये देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट है, आपका टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आपको मेटल्स के नाम दिख रहे हैं। हाँ यहाँ पे आपको मेटल्स के नाम दिख रहे क्या? हाँ ये देखो दीज मेटल्स। अरे ये इसके ऊपर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आता है एक्टिविटी बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ध्यान दो। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। बोलो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। और एक बार पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। ये ना वाटर के साथ रिएक्ट करते। किसके साथ रिएक्ट करते? वाटर के साथ रिएक्ट करते। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते। क्या होते? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते। चलो बोलो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। बोलो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। और एक बार मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। ये जो होते हैं ना, ये मोस्टली रिएक्ट करते किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ये थोड़ा बहुत मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। अब आते हैं कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ज्यादातर रिएक्शन दिखाते हैं। गोल्ड देखो सबसे नीचे है, गोल्ड सबसे नीचे है। ठीक है, अब ये लोग भी कभी कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, ये लोग भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, बट ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट होगा नहीं, बिकॉज दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। रिएक्ट विद वाटर, ये लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इतने लोग। ये लोग रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन बस कंपैरिजन के लिए इंक्लूड किया जाता है। एंड ये होते हैं अनरिएक्टिव, हाईली अनरिएक्टिव, मतलब ज्यादातर किसके साथ रिएक्ट करते नहीं। इसमें ज्यादा लोग हैं, पीरियडिक टेबल के अंदर जितने भी लोग हैं सब लोग हैं इसमें, पर इतना आपको रेफर नहीं करना है। आपके बुक में जितना दिया है, इतने लोग को रेफर किया तो भी चलेगा। ठीक है, बट ये सीक्वेंस को याद रखने का, ये सीक्वेंस को याद रखने के मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता के दिया हुआ है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग का सीक्वेंस याद रखे तो भी आपका आधा काम हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा, याद है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा। प्लीज का मतलब पोटेशियम। ठीक है, स्टॉप का मतलब सोडियम। प्लीज स्टॉप कॉलिंग का मतलब कैल्शियम। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी मतलब मैग्नीशियम। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, अ मतलब एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा मतलब आधा बन गया आपका। हाँ यहाँ पे मतलब ये सीक्वेंस याद रखो, इसमें लिथियम भी है, सोडियम के बाद आप लिथियम को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सोडियम के बाद लिथियम। बट यूजुअली हमें हर एक मेटल एकदम कट टू कट याद नहीं रखना है। जो ज्यादातर यूज होने वाले मेटल्स है वही मेटल्स हम लोग इसमें लिखते हैं। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा, उसके आगे का भी मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को आपको बहुत कुछ बताया था। ठीक है चलो हाँ देखो यहाँ पे इधर ध्यान दो। सो अभी अपने पास एक मेटल है और मेटल सॉल्ट है। सो मेटल में कौन है अपने पास? आयरन। मेटल में कौन है अपने पास? आयरन। और मेटल सॉल्ट में अपने पास कौन है? कॉपर सल्फेट। तो मुझे बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन की कॉपर?
कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन इज मोर रिएक्टिव, सो द मोस्ट रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. हमेशा याद रखना, हमेशा द मोस्ट रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. तो आयरन कॉपर को लात मार देगा और बन जाएगा फेरस सल्फेट, और कॉपर बन गया अकेला. आपको ये वाला भी एग्जांपल दिया था मैंने, Zn प्लस CuSO4. याद है लेक्चर में हमको ये भी दिया था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. अभी आपको ये भी पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो जिंक कॉपर को लात मार देगा, उसको अलग कर देगा, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट. क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट. और जिसको लात मारा वो बेचारा बन गया अकेला. ठीक है, उसको लात मारा क्यों? बट इसने लात मारा क्यों? बिकॉज ये ज्यादा रिएक्टिव है ना. तो जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, जो टॉप पे आएगा, जो टॉप पे आएगा, वो लीस्ट वालों को लात मार के अलग कर देंगे. सो द मोस्ट रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. ये हम लोग ने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में डिस्कस किया था. हाँ या ना? चलो, हाँ, तो वही यहाँ पे वही बोला उन्होंने, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज. सो मेटल्स को हम जब अरेंज करते हैं उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, उसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज. अरे जरा तुम्हारे एंड से जरा रिस्पॉन्स कम आ रहा है, फटाफट बोलो. रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है? हम जब मेटल्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्ट करते, अरेंज करते बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी, देन दैट सीरीज इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज. जरा एक्टिव रहो अभी, बस अभी 9 स्लाइड्स बचे, बस जरा नहीं, बस अभी 8 स्लाइड्स बचे, जरा जल्दी ध्यान दो. रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होना चाहिए. हाईली रिएक्टिव कौन होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव कौन होता है, और लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है. पहले स्लाइड में डिस्कस किया था. हाँ, आयनिक कंपाउंड्स. एक काम करते, इसको जरा साइड पे रखते, 2 मिनट साइड पे रखते इसको. पहले ना अपन पहले बात करते कि आयनिक कंपाउंड्स होता क्या है. पहले अपन बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स होता क्या है. बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट. आज के लेक्चर में सबसे, अगर कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये ले आयनिक कंपाउंड, आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, आयनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है बताएगा? जब कोई मेटल, दुनिया का कोई भी मेटल, ध्यान दो, दुनिया का कोई भी मेटल जब रिएक्ट करेगा किसी भी नॉन मेटल के पास, नॉन मेटल के साथ, दुनिया का कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी नॉन मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड बनाएगा. और आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनेंगे, उन्हीं कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स. क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. चलो, आपको थोड़ा और अच्छे से बोलने के लिए, मेटल्स जो था ना, मेटल्स, तुम दुनिया का कोई भी मेटल ले लो, मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में, अभी थोड़ा डिटेल में जाते हैं, मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. तो वो मेटल्स को वो क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं. क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं. चलो एक काम करो, सोडियम बोलो. सोडियम अभी फटाफट बोलेगा ना तो मार खाएंगे. सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलने का. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? पक्का? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 11. अपने किसका एग्जांपल लिया था अपने लेक्चर में? NaCl का एग्जांपल लिया था. चलो, इसका एटॉमिक नंबर वो याद है? मैंने आपको पूरा वो इलेक्ट्रॉनिक इसके साथ मैंने ड्रॉ करके आपको दिया था. तुमने नोट्स कैसे ले? हाँ, याद है ना? वो ड्राइंग के साथ नहीं आपके पास? ठीक है, चलो बोलो, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 11. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ? 2,8,1. हाँ, अब लास्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 इज इलेक्ट्रॉनिक, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम एक मेटल है, तो इस मेटल के पास 2 ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना. 2,8, 2,8,8. तो इसको भी खुश रहना ना, सबको खुश रहना है, सबको स्टेबल बनना है, सबको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है. एक तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो और 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो इजी स्टेप क्या है? एक को लूज करना. ठीक है, तो इसको लूज कर देगा. तो इसका वैलेंसी कितना हुआ? और ये लूज कर रहा है. अब देखो ऐसे याद रखेगा, अगर कोई लूज करता है तो वो दान देता है. इसके लिए बोल रहा हूं मैं. अगर कोई लूज करता है तो वो दान देता है, और जो दान देता है वो अच्छा बनता है ना, तो हम बोलते हैं +1. उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसीलिए हम मेटल्स को बोलते हैं ये अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव. क्या बोलते हैं? अरे अच्छा काम कर रहा है, बट इसको रेड से क्यों लिख रहे हैं अपन? ये अच्छा काम कर रहा है ना, तो इसको हम लोग ग्रीन से. इसको हम बोलते हैं
इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, समझा क्या? चलो अब नॉन मेटल का एग्जांपल क्या लेने वाले आपको पता है? Cl, क्लोरीन। जल्दी बोलने का, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17, बराबर 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा? 2,8,7, बरोबर, अगदी बरोबर बोला तुमने, 2,8,7। अब इसको भी खुश रहना है। एक मुझे बात बताओ, आपको अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए रहना है? कौन है वो? नहीं, ठीक है, सबको अपने अपनी लाइफ में खुश रहना है, बरोबर। तो वैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी अपने, अरे सुनो, मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी अपने अपनी लाइफ में खुश रहना है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अपने अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए उनको अपना क्या बोलते हैं अपन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना पड़ेगा वो। ये ऐसे उनको बनना पड़ेगा, ऐसे उनको बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बनने के लिए वो लोग ऐसे बन जाते तो खुश रहते। अभी ये खुश है क्या? नहीं, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब इसको खुश रहने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। इजी क्या है? इजी, एक को गेन कर दो, बात खत्म। 7 को लूज करने में एनर्जी बहुत जाएगा, तो एक को गेन कर लो, एक को गेन कर लो। मतलब ये बैठे बैठे दूसरे से गेन करने वाला है। क्या करने वाला है? गेन करने वाला है। इसको हम बोल सकते हैं ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते, बिकॉज इट इज गोइंग टू लूज 1 + 1, मतलब इट इज गोइंग टू लूज। मेटल्स क्या करते? किधर लिखो, जगह नहीं, इट इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन और इट इज गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये बेचारा? 1। सो उसका बैलेंस कितना हुआ? अब इसको -1 लिखते हैं, मतलब गेन कर रहा है ना, गेन। ठीक है, गेन कर रहा है। सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब बैठे बैठे ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, बैठे बैठे इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो गलत बात है ना। ये लूज कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये अच्छा काम कर रहा है, इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, चलो अब यहां तक समझेगा सबको? चलो अब इधर ध्यान दो, अब इनको हम समझते हैं बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो अभी मुझे बोलो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दिखा देता बाय रेड कलर, 1। और क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये 1 लूज करेगा, ये 1 गेन करेगा। ये 1 लूज करेगा, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ जाएगा और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसने लूज किया, इसने गेन किया। इसने क्या किया? लूज किया और इसने गेन किया। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1। कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ? 1। तो ऐसे बनता है अपना NaCl, ऐसे बनता है अपना NaCl। अभी NaCl बना कैसे? एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, तो इनके बीच में एक रिश्ता बनता है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। कैमरा चालू है, ठीक है। थोड़ा अपन ऑफलाइन लेक्चर में कुछ भी बड़बड़ कर सकते हैं, बट अभी जरा सोच समझ के बात करना पड़ेगा अपने को। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, रिश्ता नहीं, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? तो ये मैं ग्रुप पे डालूंगा तो पेरेंट्स देखेंगे नहीं। इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो उस आयनिक बॉन्ड, सुनो तो आयनिक बॉन्ड, सुनो आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड बनेगा, उन्हीं को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। समझा? आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये क्या होता है? MgCl2, ये भी क्या है? आयनिक कंपाउंड है। अभी मैग्नीशियम जो था ना, शॉर्ट में बताता हूं, ऐसे ही स्टोरी है। अच्छा, ये सबको समझेगा स्टोरी? हाँ, अगर आपको MgCl2 का स्टोरी बताऊं, MgCl का अगर स्टोरी बताऊं, इनके बीच में कैसे बॉन्ड बना, इनके बीच में बॉन्ड कैसे बना, वो हम डिस्कस करते हैं। तो मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन के पास काम करें, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7।
साथ ही ना क्लोरीन के पास, अरे ये किधर गया, 2,8,7। चलो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, वो क्लोरीन के पास साथ ही रहेगा ना। चलो अब होगा क्या सीन, अब यहाँ पे सीन क्या होगा ना, देख रहे हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को तो काम हो गया, बट और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसका क्या, तो और एक क्लोरीन आएगा। ये क्लोरीन, अरे लेक्चर में पता था ना, ये क्लोरीन अपने और एक भाई को बुलाएगा, ये क्लोरीन अपने और एक भाई को बुलाएगा, और एक क्लोरीन आ गया, और एक क्लोरीन आ गया। अब मुझे बोलो, अभी नया नया क्लोरीन आ गया, अरे सुनो, नया क्लोरीन आ गया, तो ये नया क्लोरीन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बचा हुआ मैग्नीशियम का एक इसके पास जाएगा, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब एक मैग्नीशियम के लिए, सुनो सुनो सुनो, एक मैग्नीशियम के लिए लगेगा 2 क्लोरीन, मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए एक मैग्नीशियम के लिए लगेगा 2 क्लोरीन। इसलिए हम लिखते हो कभी MgCl लिखते क्या, नहीं, हम लोग क्या लिखते हैं, MgCl2। ये 2 क्यों लिखते बरफ, क्लोरीन 2 क्यों चाहिए, बिकॉज मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन चाहिए होता है, ठीक है। तू क्यों हंस रहा है, मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन चाहिए, ठीक है। अरे यार ठीक है, समझेगा सबको, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। वैसे नॉइज कैंसिलेशन चालू है, तुम्हारा ज्यादा आवाज आता नहीं, बट स्टिल जरा तुम लोग शांत बैठो। हाँ ठीक है, हो गया, आयनिक कंपाउंड डन, ठीक है। सो चलो बोलो, मेटल्स आर, जल्दी 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 बोलेगा, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। सो मेटल्स विल लूज द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो उनके बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। उनके बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है, क्या मेरा है, उनके बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड से जो भी कंपाउंड्स बनेंगे, उस कंपाउंड्स को बोलते हैं, समझा, समझा आयनिक कंपाउंड्स कहता है। 2 एग्जांपल, स्टैंडर्ड एग्जांपल देते हैं, NaCl कैसे बनता है और मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, वो दोनों भी मैंने बता दिया, ठीक है। एक मैग्नीशियम के पर लगता है 2, तो बनना किसके, आपको बनना है सोडियम जैसे, एक क्लोरीन और शांत रहो। मैग्नीशियम जैसे बनने का, बोलने का तात्पर्य मेरा ये है कि कुछ नहीं, चलो अरे 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 एक मिनट अपना वो रह गया, वो एक मिनट वो रह गया, इसको इरेज कर दो क्या, ये कैसे इरेज हो रहा है ये सब, ठीक है पीछे से। अच्छा मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं तो वो, ठीक है, थोड़ा वो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। एक्चुअली मैं आ गया हूँ तो मैं कैमरे में जाऊंगा, इसके लिए एकदम पीछे खड़ा हूं, तो मैं ऐसे चलते 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 वो, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, ये याद रहेगा सबको। चलो अभी ये आपके साइंस की बुक में भी रहेगा, सो एक काम करते हैं, इसको ये इरेज कर देते, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते, सो दैट अपने पास यहाँ पे इमेज है, अपने पास यहाँ पे इमेज है, उस इमेज को हम जूम कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलो, अपने पास अभी आ गए प्रॉपर्टीज, क्या आ गए, प्रॉपर्टीज। अभी हमने जो देखा, ये आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते, समझे ना सबको, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो ये लूज और गेन के बीच के एक बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अच्छा आपको याद है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट में लेन देन की बात नहीं चलती, शेयरिंग की बात चलती है, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग वाला बात चलता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को, अरे यार, जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, शेयर, तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते वक्त एटम्स के बीच में क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा, तो लेन देन से क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो बॉन्ड समझ के लो तुम लोग, ठीक है। तो चलो बोलो अभी इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा प्रॉपर्टीज, एग्जाम में आएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है प्रॉपर्टीज। इनका फिजिकल नेचर, अभी जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमेशा सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड और हार्ड रहेंगे, बिकॉज आयनिक बॉन्ड जब बनता है ना, तो वो बॉन्ड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण, क्या बोला मैंने, बॉन्ड्स में आयन आयन के बीच में, फिर से रिपीट करता, बॉन्ड्स, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड बनते वक्त इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण, आयन आयन के बीच में ज्यादा फोर्स लगने के कारण वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपने कभी सॉल्ट देखा है, सॉल्ट,
उसको आप ब्रिटल कर सकते हो, बट आप उसको ऐसे ब्रिटल करके गायब नहीं कर सकते बिकॉज वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। या आपने अगर प्रॉपर बड़ा रॉक सॉल्ट देखा, रॉक सॉल्ट, सो रॉक सॉल्ट जो होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, तो उसको आप तोड़ नहीं सकते अपने हाथों से वगैरह, ठीक है। अभी अपने घर पे जो सॉल्ट आता है उसको बोलते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो कि बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जाके आता है, बट अपन जो प्योरेस्ट सॉल्ट देखेंगे ना, रॉक सॉल्ट, तो वो सॉल्ट एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो ionic compounds are solid and hard due to the strong inter-ionic force of attraction. They are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. So ionic bond में इंटर आयन आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, बट वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब आप उसको अगर ऐसे हैमर करोगे या उसको फेंकोगे या तोड़ोगे तो वो पाउडर या शैटर हो जाएगा इससे, ठीक है। जैसे कांच जब टूटता है तो कांच के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। सेकंड इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहेगा बिकॉज आयन आयन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। किधर, ये देखो, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनके बीच का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। सोल्यूबिलिटी, कितना भी स्ट्रॉन्ग रहने दे कभी ना कभी पिघल जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे, आयनिक कंपाउंड जैसे ही एक्वस फॉर्म में जाएंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, फ्री एटम्स बन जाएंगे। सो आप अगर एक ये सॉल्ट का टुकड़ा है, ये सॉल्ट के टुकड़े में आप अगर करंट पास करो तो करंट पास नहीं होगा, बट आपने इस सॉल्ट के टुकड़े को अगर आपने पानी में डाल दिया तो वो पिघल जाएगा, और इसमें आप अगर करंट पास करो तो पास होगा बिकॉज जैसे ही सोडियम और क्लोरीन अलग होगा, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। तो आयनिक कंपाउंड्स शो सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड्स शो सॉल्युबिलिटी, यहां पे देखा जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। इनको आप केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल मतलब इनको डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अच्छा बोलो, इलेक्ट्रिक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा क्या, नहीं, बट ये आयनिक कंपाउंड जब एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में रहेगा, मोल्टन मतलब मेल्टिंग फॉर्म, तब इसके अंदर करंट पास होगा, तब इसके अंदर करंट पास होगा, इसके लिए बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन आयनिक कंपाउंड्स इज सीन इन डैश एंड डैश स्टेट्स, aqueous state and molten state. In dash state it is not seen, solid in dash state is not seen solid state, solid state में कभी कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएंगे नहीं। समझे क्या प्रॉपर्टीज, चलो 20 सेकेंड में जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, जल्दी जल्दी जल्दी, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, व्हाई बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंट्रायनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सो हमेशा कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो लोग, सॉलिड स्टेट। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा, सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। फोर्थ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, they show electrical conductivity in aqueous and molten state and they do not show in solid state because in solid state there is no any free electrons, but in aqueous state or in molten state they have the free electrons। समझा, समझा। चलो अब हम आते हैं मेटलर्जी के ऊपर, ठीक है। मेटलर्जी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो मेटलर्जी क्या होता है, बस और 10 मिनट बस। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम इन यूज। सो अगर ओर में से हम मेटल को अलग करके निकालते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, ठीक है। एग्जांपल में बोला उन्होंने एग्जांपल में एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम का और क्या था, बॉक्साइट, बॉक्साइट याद है ना, Al2O3 डॉट n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O या 2H2O लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट में दो प्रोसेस करते हैं, दो प्रोसेस किया जा सकता है, हॉल्स मेथड या बेयर्स प्रोसेस। हॉल्स मेथड यूज करो या बेयर्स प्रोसेस यूज करो, आपको हॉल्स मेथड या बेयर्स प्रोसेस से मिलेगा अलुमिना। अरे आठोला अलुमिना, तो अलुमिना के साथ फिर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अलुमिना के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके हमें लाना पड़ेगा अलुमिनियम। उसको वो अभी उसके ऊपर दी जाएगी, अभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, और 1 घंटा जाएगा आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ अलुमिनियम समझाने के लिए, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर अलग से अपन सेशन प्लान करते चाहिए तो, ठीक है। चलो हाँ, फिर भी शॉर्ट में मैंने दिया हुआ है, बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स मेथड। बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स मेथड हम यूज करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का यूज क्या है, एल्यूमिनियम का यूजेस पूछते हैं। एल्यूमिनियम अपने मेटल में से ना बहुत यूनिक मेटल है। ये एक ऐसा मेटल है, मेटल्स हमेशा ना वजनदार होते हैं,
बट ये सिर्फ अपने पास एक मेटल ऐसा है ना जो बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का मेटल, मेटल है वो, मेटल स्ट्रांग होते हैं, ये भी मेटल है, ये भी स्ट्रांग है, बट इट इज लाइट वेट। सो जो अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, वो बनाने में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल कौन सा होता है? अल्यूमिनियम। आपने कभी सोचा क्या अल्यूमिनियम कभी आयरन से क्यों नहीं बनता? अगर एरोप्लेन कभी आयरन से बन गया तो बहुत भारी हो जाएगा, बहुत हैवी बन जाएगा, उड़ नहीं पाएगा। बट मेटल से ही बनाना पड़ेगा, नॉन मेटल से बनाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है? तो मेटल से ही बनाना पड़ेगा। तो मेटल में सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन है? अल्यूमिनियम। So most of the part of aircraft, the wings of the aircraft or the other part of the aircraft is made from metal called as aluminum. तो अल्यूमिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल वायर्स में अल्यूमिनियम होता है। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, अपने घर पे जो भी हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द अल्यूमिनियम होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मोस्ट ऑफ द टाइम अल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। चलो बस और 2 स्लाइड रह गया, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन खत्म, बस 5 मिनट चैप्टर खत्म। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन it is a chemical process in which rust is formed, ठीक है? a layer is formed is called as corrosion। अभी आयरन के ऊपर कौन से कलर का कोरोजन होगा? ब्राउनिश रेड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, रस्ट, ठीक है? उसका आपको याद है कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन और सिल्वर के ऊपर ब्लैक। हर मेटल के ऊपर एक कलर का कोड बनेगा और वो कोड बेसिकली क्या करेगा? मेटल के स्ट्रेंथ को कम करेगा। जैसे कि मेरे पास आयरन है, अरे जंग लगना बोलते हैं ना, जंग लगना उसको बोलते हैं कोरोजन, ठीक है? जंग लगना अपने मेटल्स को अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। क्यों? बिकॉज वो मेटल के स्ट्रेंथ को कम करेगा। क्या करेगा? मेटल के स्ट्रेंथ को कम करेगा। सो हमें क्या करना है? उनको कोरोजन, मेटल्स के ऊपर कोरोजन होने से हमें प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? सी कोरोजन ऑफ मेटल। अभी ध्यान दो, बस 5 मिनट हो गया, ध्यान दो। कितने बजे तक लेक्चर तुम्हारा? 7 ना? फिर भी टाइम है, रुको, 6:30 तक आज। फटके खाएंगे, झूठ मत बोलो। 5 से 7 डाला था मैंने। फिर चलो ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, हाँ, कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी स्टॉप्ड बाय कीपिंग मेटल्स आइसोलेटेड फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर। ये देखो, कोरोजन होने के लिए ना तो 2 ही चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक होता है एयर और एक होता है मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर जब साथ में आएगा किसी मेटल के ऊपर, तब बनेगा रस्ट, तब बनेगा क्लियर। तो काम कर दो ना, एयर को या मॉइस्चर को मेटल के कांटेक्ट में आने मत दो, कोरोजन होगा ही नहीं, ठीक है? दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ सम सब्सटेंस सच एज अनदर मेटल, पेंट, ऑयल, ग्रीस, वार्निश ऑन द सरफेस। तो आपने देखा अपने घर पे जो भी अपने घर के गैलरी, अपने घर पे बालकनी में जो भी ग्रिल्स लगे होते हैं वो मोस्टली स्टील या आयरन के होते हैं, आयरन के होते बेसिकली। तो वो बारिश में रहते हैं, धूप में रहते हैं, बट उनको कभी जंग नहीं लगता बिकॉज हमने उनके ऊपर ऑयल पेंट किया होता है। सो ऑयल पेंट रहने की वजह से वो पेंट एक लेयर का काम करेगा जो कि एयर या मॉइस्चर को मेटल के साथ कांटेक्ट में आने देगा नहीं और कोरोजन को प्रिवेंट करेगा। वही आप देखो, आपने अगर कुछ मस्ती किया, वो उस मेटल को कभी आपने ऐसे वो ऑयल पेंट को ऐसे कुछ स्क्रैच करके निकाल दिया, तो जैसे बारिश का टाइम खत्म हो जाएगा, जहां पे आपने स्क्रैच करके निकाला वहां पे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज मेटल आ गया इन कॉन्टेक्ट विद 2 थिंग्स कॉल्ड एज मॉइस्चर एंड एयर। सो मेटल्स अगर मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में आ गया तो कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला मेथड है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ जिंक is applied to prevent the corrosion of the iron or steel. Corrosion on zinc occurs first because zinc is more electropositive than iron. आयरन का टुकड़ा है, क्या ये आयरन का टुकड़ा है? अभी आयरन के टुकड़े को मैंने कवर किया बाय अल्यूमिनियम। अब इसमें रिएक्शन होगा, जिंक आयरन है, ये कौन है? आयरन है, इसको हमने कवर किया बाय जिंक। एक मिनट कंफ्यूज मत हो जाओ। अंदर कौन है? ये येलो कलर में आयरन। आयरन को बचाना है हमें, तो आयरन को बचाने के लिए हमने क्या लाया? जिंक लाया। जिंक के ऊपर से मैंने कोट लगाया। अभी यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगा, जिंक रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। एक बार जिंक ऑक्साइड बन गया ना, जिंक ऑक्साइड ना एक लेयर बनता है। जिंक ऑक्साइड बेसिकली क्या रहेगा? जिंक ऑक्साइड बेसिकली क्लियर रहेगा। जिंक ऑक्साइड ऐसे क्लियर बनाता है, लेयर, मतलब जिंक ऑक्साइड का एक बार लेयर बन गया ना, इस लेयर को फोड़ के अंदर और कोई जाएगा नहीं। जिंक ऑक्साइड का एक बार लेयर बन गया तो इसको पेनिट्रेट करके दूसरा कोई जाएगा नहीं। तो ये जिंक ऑक्साइड खुद एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसे काम करेगा। क्या काम करेगा? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसे काम करेगा जिंक ऑक्साइड। इसके लिए जिंक हम यूज करते हैं बहुत सारे मेटल्स के ऊपर, बहुत सारे नहीं, हम यूज करते हैं आयरन और स्टील के ऊपर फॉर गैल्वेनाइजिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग। समझा? जिंक एक ही बार रिएक्शन दिखाएगा। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर आयरन क्यों नहीं रिएक्ट हुआ? बिकॉज जिंक और आयरन दोनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। इसलिए पहले जिंक रिएक्ट होगा, आयरन रिएक्ट नहीं होगा, उसको रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा बिकॉज जिंक ने रिएक्ट कर दिया और जिंक ऑक्साइड बना दिया।
जिंक ऑक्साइड ने एक लेयर बना दिया जो अभी किसी को अंदर आने देगा नहीं, और हम उस मेटल को बचा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद टिनिंग। टिनिंग का मतलब क्या होता है? इन दिस मेथड अ लेयर ऑफ टिन इज कोटेड ऑन मेटल। सेम ऐसे ही टिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो टिन ऑक्साइड बनेगा, वो भी ऐसे काम करेगा सेम। उसके बाद एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इन दिस मेथड मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम आर कोटेड विद अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करेंगे एनोडाइजेशन में? हम क्या करेंगे, मेटल्स जो रहेगा ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनको क्या करेंगे ना, इनको उन्हीं के ऑक्साइड से कोट करेंगे। जैसे कॉपर को मैंने कोट कर दिया कॉपर ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम को मैंने कोट कर दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, तो फर्दर रिएक्शन स्टॉप करेगा, वो कोरोजन बचाएगा, बट ओनली फॉर कॉपर एंड एल्यूमिनियम। चलो उसके बाद अपने पास आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब आपने देखा ना, अपने जो भी कॉइन्स आते हैं ना, चिल्लर वगैरह, उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। इसके लिए उनके ऊपर कभी जंग नहीं लगता, ठीक है। या आपने वो मेडल्स वगैरह देखा ना, मेडल्स आपको जो मिलता है ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, उनके ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। इसके लिए उनके ऊपर भी कभी जंग लगता नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बेसिकली? इन दिस मेथड लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जांपल सिल्वर प्लेटेड स्पून, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। अभी गोल्ड है बट गोल्ड को और बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर लगाया जाता है जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल रहेगा, और हम उसको बचा सकते हैं, और ये सब किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर लगाना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट आता है एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब क्या होता है? मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हम जब मिक्स करते हैं नॉन मेटल के साथ, मेटल्स नॉन मेटल्स को जब हम मिक्सअप करेंगे तो बनता है अलॉय। क्या बनता है? अलॉय। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टेनलेस स्टील। आपके घर पे जो भी बर्तन है ना, बर्तन आपने किचन में देखा रहेगा, बहुत सारे बर्तन रखते हैं, वो बर्तन अपन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, रोज यूज करते हैं, बहुत सारे बर्तन, उनको कभी जंग नहीं लगता, उनको वो कभी कोरोड नहीं होते, बिकॉज वो स्टेनलेस स्टील होते हैं। क्या होते हैं? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मतलब कैसे ना, वो उनके अंदर और भी लोग होते हैं, उनके अंदर 74% आयरन होगा, 18% क्रोमियम होगा और 8% कार्बन होगा। मतलब यहाँ पे दो मेटल्स है, दो मेटल्स है और एक नॉन मेटल है। सो दो मेटल्स और एक नॉन मेटल्स का सबका कॉम्बिनेशन मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं अलॉय। सो व्हेन टू और मोर देन टू मेटल्स कम टुगेदर विद अ नॉन मेटल, दे फॉर्म अ अलॉय। समझा? मतलब हम लोग बेसिकली दो या दो से ज्यादा मेटल्स को साथ में लाएंगे और मेटल के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आपने देखा है, ब्रॉन्ज 90% कॉपर होता है और 10% टीन होता है। इन रिसेंट टाइम्स वेरियस टाइप्स ऑफ अलॉय आर यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन्स। हाँ, अपने जो कॉइन्स बनते हैं ना, 5 रुपए का डॉलर, 10 रुपए का कॉइन, 1 रुपीज कॉइन, दे आर ऑल्सो मेड बाय अलॉइंग। मतलब उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे मेटल, उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किया जाता है, बट वो उनके अंदर बहुत सारे मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है। समझेगा सबको? समझेगा सबको? सो हियर वी कैन से दैट वी हैव कम टू द लास्ट स्लाइड। मतलब 2 मिनट हमने चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब कवर किए, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, इसका ये पूरा पीपीटी आपके ग्रुप पे शेयर करता मैं, ठीक है। हाँ, ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने सॉर्ट आउट करके निकाला फ्रॉम पास्ट पीवाईक्यूज। कुछ पास्ट पीवाईक्यू से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकता है। इसमें सिर्फ एक अपना मिस हो गया, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। उसको मैंने पहले ही बोल दिया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपना अभी हुआ नहीं है, टाइम कम है अपने पास, इसके लिए भी हुआ नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बाकी सारे टॉपिक्स डन, ठीक है। डायग्राम के लिए फिर से बोलता, डायग्राम के लिए सारे मेथड्स करके जाना, विलफ्ले स्टेबल मेथड, फ्लोटेशन प्रोसेस, बराबर। और क्या था अपने पास? हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, सबका डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। डायग्राम्स इस चैप्टर से पूछ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चैप्टर का बैक एक्सरसाइज, इस चैप्टर के पीछे के जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चलो, तो आज का टास्क है, आज घर जाते थे घर, आज भी कल संडे, तो टास्क है आपका ये पूरा आपको शेयर करूंगा। इसके तरफ में जो भी डिस्कस किया उसको रिवाइज करने का, एमएसए नोट्स ओपन करने का। एमएसए नोट्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी पीवाईक्यूज है, सब आज का आज खत्म करके लो। बिकॉज सुनो एक मिनट, आपका ये चैप्टर बहुत पहले हुआ था, आज आपको रिवीजन मिला, मतलब ये आपके ब्रेन के अंदर फिर आपको एक क्या बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में आपके ब्रेन के अंदर आ गया। तो आप इसको अभी सेल्फ स्टडी भी यूटिलाइज करोगे तो आपका सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से होगा। आप अगर सेल्फ स्टडी नेक्स्ट वीक करोगे तो उतना अच्छे से नहीं होगा जितना कल होगा या आज होगा। सो अब भी आज कल में ही आप टाइम यूटिलाइज करो फॉर सेल्फ स्टडी। इज दैट क्लियर?